तो उसको वो इतने पंगे करता था, बड़े ज़बरदस्त पंगे करता था वो, काफ़ी ज़्यादा। उन दिनों एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई थी जम्मू में 6 महीने की। 6 महीने चली थी स्ट्राइक ज़बरदस्त, उसको स्पीयर हेड करता था वो। तो शेख साहब थे, शेख अब्दुल्ला उस टाइम चीफ मिनिस्टर, वो डीजी थे। किस्सा आपके बारे में बड़ा ज़बरदस्त सुना था, जो हम टेलीविज़न वगैरह हम देखते हैं, उसमें जो सीआईडी का एक शो आता है, वहाँ से आपको एक कॉल आया गया था, आपने कोई ऐसा एक केस जो है सॉल्व किया गया था। हाँ, उसकी स्क्रिप्ट आपसे मांगी गई थी, ये बिल्कुल सही है क्या? हाँ, ये मैं त्रिकुटा नगर में एसएचओ था। जी। पेंटर होता था। अच्छा। बड़ा मशहूर पेंटर होता था। अच्छा। देवराजा कुछ नाम था उसका। तो हम उसको कस्टमर को उसके पास ले गए, उसने उसको बताया कि इस किस्म का था वो डेकाइट। अच्छा। तो उसने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी, उस पेंटर ने एक बनाए तो दिखाए कस्टमर को कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए। हमारे टाइम में ना प्रोफेशनल पुलिस थी। अब मैं नहीं कहता हूँ कि अब प्रोफेशनल पुलिस नहीं है, लेकिन उतनी प्रोफेशनल पुलिस अब नहीं है जितनी पहले थी। बहुत प्रोफेशनल पुलिस थी, काफ़ी प्रोफेशनल। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं सुदेश परिहार। रियल टॉक्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डीएसपी रिटायर शमशेर सिंह परिहार है। परिहार साहब राम राम। राम 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 राम। परिहार साहब कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। आपने हमें समय दिया, आप इतना व्यस्त रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आप रिटायरमेंट के बाद तो आप ज़्यादा ही और व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक। तो परिहार साहब, कहाँ से शुरुआत करें आपकी लाइफ की? देखिए, मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ, पलमाड़ में रहता हूँ। तो बचपन हमारा पलमाड़ में गुजरा है। स्कूलिंग हमने पलमाड़ से स्टार्ट की। तो उसको पलमाड़ में मिडिल स्कूल होता था। तो उस मिडिल पास करने के बाद हम आते थे किश्तवाड़ पढ़ने के लिए 9th क्लास में। तो इन बिटवीन में मड़वा में भी पढ़ा हूँ, उर्दू हाई स्कूल में तब मिडिल स्कूल ही था उर्दू। अच्छा, दक्षिण मड़वा में वहाँ से भी आपकी स्कूलिंग? वहाँ मैंने वहाँ से स्कूलिंग की है। तो दक्षिण में बचपन हमने गुजारा है। अच्छा। हमारे सिस्टर होते थे दक्षिण में टीचर, तो उनके पास अक्सर रहते थे हम। तो काफ़ी फ्रेंडशिप हमारी दक्षिण में थी। तो दक्षिण में जो दिलकूट एक जगह है, जी बिल्कुल है, तो वहाँ पर मैंने रामलीला में काम किया है। अच्छा, दिलकूट में रामलीला में काम किया है। दक्षिण का मेन क्लब है वो? मेन क्लब है। जी। हाँ, तब रामलीला में काम किया है जी। और मेरे रोल पर सबसे ज़्यादा पैसे आए थे। क्या रोल करते सर आप? मैं मानो एक्टिंग करता था। अच्छा। हाँ। मतलब कौन सा किरदार आप निभाते थे रामलीला में? मानो एक्टिंग तो कोई भी किरदार निभा लो। कोई भी किरदार आप निभाते थे? हाँ, बिल्कुल। हाँ। ठीक। तो उसके बाद जब हम सर्विस में आए तो दक्षिण की बात है, तो हम हुद माता गए। तब मैं विजिलेंस में था। तो हुद माता से हम त्रिसंध्या माता गए, वहाँ से फिर आगे हम ब्रह्मसर में गए, रात को ब्रह्मसर में रहे। अच्छा। तो दूसरे दिन जब हम त्रिसंध्या वापस आए तो हमने सुना था कि 4-5 दिन से त्रिसंध्या माता का पानी नहीं चला है। ओके। तो लेकिन कमाल की बात ये हुई कि जो ही हम पहुँचे, मेरे साथ एक और लड़का था, तो पानी आ गया। तो हम सुबह से शाम तक बैठे और पानी सूखा नहीं। तो शाम के टाइम जब हम निकलने लगे तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ सूखा। बिल्कुल। कब की बात है सर? 85 की। मतलब आप इसके खुद साक्षी है कि आपने खुद जो है वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा सूखते हुए? आपने देखा है वो? और बाद में आप ये कह नहीं सकते हैं कि वहाँ कभी पानी चला होगा। एक ड्रॉप भी पानी नहीं रहता उसमें। मतलब वो पूरा सूख गया था ना? ऊपर पहाड़ से पूरा पानी आता है, पहाड़ से पानी चल रहा है, नीचे से सूख रहा है। ये सबसे बड़ी करामत है उस जगह की। ये कैसे? हाँ, वहाँ पर दक्षिण की ये बहुत बड़ी बात है। आजकल वो देखने को नहीं मिलता है कि वो पानी नीचे से सूखता है। तो ये चीज आपने खुद अपनी आंखों से देखा? कोई बैठता नहीं होगा तो उतनी देर, या आता नहीं होगा पानी। ये जरूरी नहीं कि पानी आए। ये भी खुशकिस्मती उस बंदे की जो इस चीज, ये भी एक अचंभा वहाँ पर है कि वो पानी छोड़ता कौन है ऊपर से, वो पानी आता कैसे है। जी। और कई बार दिन में 3 बार चलता है, तो कई बार नहीं चलता है। लेकिन जब चलता है तो छोड़ता कौन है ऊपर से? जैसे ऊपर कोई रिजर्वायर बनाया हो, तो कोई जैसे यहाँ पर होज में पानी होता है और छोड़ते हैं पानी। 3 समय वो आता है। 3 समय वो आता है। कभी 3 समय कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। तो
तो कभी आएगा, ज़्यादा टाइम भी आएगा, लेकिन जब सूखेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ सूखेगा। और वो आपने खुद देखा हुआ हमने है। खुद देखा है बराबर। आपकी पुलिस में सर कैसे शुरुआत हुई, कैसे पुलिस में आप भर्ती हो गए? देखिए पुलिस में हम ऐसे भर्ती हुए और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर काम किया। कौन से साल में जो सर भर्ती हुए थे आप? 1975 में भर्ती हुए, 75 में। 75 में, तो 75 में। उस समय के यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन थे? उसको शेख अब्दुल्ला थे चीफ मिनिस्टर, नए नए आए थे और बड़ी ज़बरदस्त ऑनेस्ट हुकूमत चली थी तब वो, उस साल ज़बरदस्त। उसके टेम्पर में? बहुत डर हो गया था लोगों में कि इतनी ऑनेस्ट हुकूमत आई है, पता नहीं क्या होगा अब। अच्छा, तो शेख साहब के हाथ से पहली भर्ती हमारी थी पुलिस की। उनके हाथ से हाँ, पहली भर्ती थी हमारी पुलिस की जिसमें हम भर्ती हुए। अच्छा, तो उसमें उन्होंने स्पेशल कहीं बाहर बंगाल से कहीं से पुलिस के अफसर मंगाए थे, उन्होंने भर्ती की थी आपकी? हमारे यहाँ। उन्हें कोई उसमें कोई गलत बात कोई नहीं थी वहाँ पर। बड़ी फर्स्ट क्लास भर्ती हुई थी वो, और हमारा बेज बड़ा अच्छा था। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद हम मुख्तलिफ जगह पर, डिफरेंट जगह पर काम करते रहे। जो मेरी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स है ना, वो है मैं SHO बख्शीनगर रहा हूँ। जी जी जी। उसके बाद मैं SHO सतवारी रहा, अच्छा SHO त्रिकुटा नगर रहा, अच्छा, SHO पकड़डंगा रहा, पकड़ंगा, हाँ, SHO दुमाना रहा, दुमाना भी रहे हैं। अच्छा, SHO गांधीनगर रहा, अच्छा, SHO सिटी रहा, मतलब जम्मू में आपने ऐसा कोई थाना नहीं छोड़ा जहाँ हाँ, आपने SHO ड्यूटी नहीं बाहुपुर। मैं जम्मू के तमाम थानों में SHO रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद मैं DSP जब बन गया, तो DSP बनने के बाद मैं DSP रहा JIC में, जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में। करी? तो वहाँ 5 साल रहा मैं। अच्छा, तो वहाँ से फिर बाद में मेरी रिटायरमेंट हुई है। रिटायर सर कब आए थे आप? 2009 में रिटायर आया मैं, 2009 में। 75 से लेके 2009 34 साल नौकरी की, 34 ईयर्स। और इस 34 ईयर्स में कमाल की बात है कि मैंने 34 ईयर्स में अर्न लीव कोई नहीं ली, फुर्सत नहीं आई लीव लेने की। पूरी 34 साल की पूरी करियर 34 साल की कैरियर में मैंने अर्न लीव कोई नहीं ली, और कभी जॉइनिंग टाइम नहीं काटा। क्योंकि एक थाने से दूसरे थाने में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में भेजते थे मुझे, तो छुट्टी लेने का कोई चांस आया ही कभी नहीं। उन्होंने कभी जॉइनिंग टाइम ही काटा है। मतलब सर आप देश सेवा में इतना खो गए कि इतना आपको खो अपनी गया, फुर्सत ही नहीं मिली। फुर्सत ही नहीं मिली। तो उसके बाद जो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो केस होते थे, तो वो हमने ट्रेस किए हैं। सर एक केस की बात आपने शुरुआत की, मैंने एक आपके बारे में एक किस्सा सुना था, जो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ आपका एक मुठभेड़ हुई। हाँ, वो तो किस्सा उसमें सुनाएंगे आप? वो मैं पकड़डंगा में SHO था उस टाइम? हाँ। तो मैं त्रिकुटा नगर से आया था पकड़डंगा में। अच्छा अच्छा तो हमें पता चला था कि यहाँ पर क्या नाम है, खालिस्तानी जो मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, उनने किसी बड़े अफसर से डिमांड किए पैसे। अच्छा, हाँ, तो वो हमने इंटेलिजेंस कलेक्ट की, डेवलप की, और हमें पता चला कि किस टाइम ये आने वाले हैं। हमने वहाँ पर नाका लगा के हमारे आपस में फायरिंग हुई। तो वो उनका जो चीफ कमांडर था, खालिस्तानी। हाँ, उसको हमने मार दिया। अच्छा, हाँ, उसको हमने मार दिया। तो लेकिन मुझे भी लग गई, मैं भी सीरियसली इंजर्ड हो गया। अच्छा अच्छा। और फिर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1 महीना ICU में रहा। 1 महीना और 2 महीने चोपड़ा नर्सिंग होम में रहा। 3 महीने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फिर क्या नाम है, मैं थोड़ा ठीक हुआ। और फिर तो घर में भी ज़्यादा देर अफसरों ने बैठने नहीं दिया। उसके बाद मुझे फ़ौरन बाद लगा दिया SHO दुमाना में। तो जब मैं बख्शीनगर में SHO था, तो एक बड़ा ज़बरदस्त केस हमने पकड़ा था, ये फ्रॉड का। जी। ये क्या करते थे, ये बड़े बड़े ठेकेदार कि डूल हस्ती में ना, किश्तवाड़ में जी, जब प्रोजेक्ट बन रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहाँ डूल हस्ती वालों ने कुछ सीमेंट था वहाँ, अच्छा, काफ़ी था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके। तो रिजेक्ट करने के बाद किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया वेस्ट करने के लिए, ज़ाया करने के लिए। अच्छा, वहाँ से उठाना था और ज़ाया करना था। जाया करना था। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, बड़े तगड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो लाखों बैग सीमेंट था, कम नहीं था। हाँ, हाँ, तो उनने क्या किया कि उस सीमेंट को
वेस्ट करने के बजाय, ज़ाया करने के बजाय जम्मू लाना शुरू कर दिया ओके। और यहाँ उसको पीस कर नए बैगों में डालने लगे अच्छा, और फिर वो बेचने लगे। फिर उसको बेचने लगे। हाँ, अच्छा, उससे क्या था कि घर गिर जाते। हाँ, जब गलत किस्म का मटेरियल यूज़ हो तो घर गिर जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कोई 2 महीने मैंने उनका पीछा किया, क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और 2 महीने के बाद मैंने उनके 5 गोदामों पर रेड किया। अच्छा, 1 लाख बैग सीमेंट जब्त किया। 1 लाख। 1 लाख बैग, 1 लाख बैग सीमेंट जब्त किया। और बाद में क्या नाम है, वो केस चला। मैंने परस्यू किया उसको, हाई कोर्ट तक परस्यू किया। जी जी मैंने उस सीमेंट को रिलीज़ होने नहीं दिया। जी जी जी। वो उन्होंने बड़ी कोशिश की सीमेंट कोर्ट से रिलीज़ हो जाए, लेकिन मैंने होने नहीं दिया। तो एक जगह कामयाब हो गए थे उस सेशन कोर्ट से, लेकिन फिर मैंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। तो वहाँ पर क्या नाम है, वो रिजेक्ट हो गया सेशन कोर्ट का ऑर्डर। तो वो वहीं पर पत्थर बन गया वो सीमेंट। तो बाद में डिपार्टमेंट को काफ़ी पैसे लगे उन गोदामों को खाली करने में। ये कौन से तो टाइम की बात है सर? ये बातें कोई 1990 की, ये 90 की। तभी तो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था ना वहाँ पर। जी जी। तो ऐसे मतलब जो बाकी बड़े थ्रिलिंग टाइप के केस हैं, वो एक यहाँ पर हमें। सर मैंने एक किस्सा आपके बारे में बड़ा ज़बरदस्त सुना था, जो हम टेलीविज़न वगैरह हम देखते हैं, उसमें जो सीआईडी का एक शो आता है, वहाँ से आपको एक कॉल आया गया था, आपने कोई ऐसा एक केस जो है सॉल्व किया गया था। हाँ। उसकी स्क्रिप्ट आपसे मांगी गई थी, ये बिल्कुल। बात सही है क्या? हाँ, ये मैं त्रिपुरा नगर में SHO था। जी जी। तो वहाँ पर एक डॉक्टर और उसकी बीवी रहते थे अकेले घर में। अच्छा। डॉक्टर था, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वो रिटायर था। हम्म, तो उनका एक बेटा वो PGI चंडीगढ़ में सुप्रिंटेंडेंट था। तो अभी हाल में ही रिटायर हुआ, वो काफ़ी देर 20-25 साल स्टूडेंट रहा वहाँ पर। ओके ओके। बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर था। तो एक और बेटा उनका वो इंजीनियर था। अच्छा। दोनों बेटे बाहर थे। तो बदमाश आ गए, तो उन्होंने क्या लूटने की नीयत से, तो उन्होंने उनको लूटा भी, और क्या नाम है, उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों को मार दिया। ऐसे मार दिया दोनों? शार्प एज वेपन से काट दिया उनको, दोनों को। अच्छा, ये ब्लाइंड केस था, कोई पता नहीं था किसने क्या किया। ओके। लेकिन हमने इंटेलिजेंस डेवलप की। इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हमने उन लड़कों को पकड़ लिया जिन्होंने ये किया था। उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस वगैरह रिकवर कर लिए। और फिर चूँकि इसमें डायरेक्ट विटनेस कोई नहीं था, अच्छा। तो हमने साइंटिफिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर इन्वेस्टिगेशन की। ओके। तो वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको कैपिटल पनिशमेंट होगी। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब डेथ सेंटेंस होगी। ओके। डेथ सेंटेंस होगी। तो ऐसे और कई केस हैं ऐसे जो हमने मतलब ट्रेस किए हैं। फिर आपको उस केस के लिए? तो वो फिर उसी केस के बारे में मुझे एक दिन एक कॉल आई दिल्ली से। अच्छा। अजय थॉमस नाम का आदमी बोल रहा था। अच्छा अच्छा। वो कह रहा था कि हमें स्क्रिप्ट भेजो उसका, अच्छा। केस का। जो ये आपने हाँ केस सॉल्व हाँ किया? बिल्कुल। फिर उनने बनाया, तो फिर उनने उसका वो बनाया, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट बोलते हैं हाँ, सीआईडी जो ना एक ना, शो वो बना। आता था, उसके बेस पे हाँ, उन्होंने जो है- वो बनाया और फिर हमने खुद देखा वो टीवी पर। अच्छा, आपने वो देखा था? खुद टीवी पर उसमें जो आपका किरदार किसी को दिया होगा? दिया था किसी को। हाँ, किसी को जो मुलजिम थे उनका किरदार भी किसी को दिया था। तो जितना वो किरदार आपने निभाया था, क्या उस एक्टर ने वो किरदार उसमें निभाया? हाँ, उसने बड़ी कोशिश की। बड़ी कोशिश बड़ी मगर कोशिश वो निभा नहीं पाए होंगे इस तरीके से। कोशिश की, लेकिन बनाया अच्छा सिकेट बनाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा बनाया। अच्छा बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम। वैसे नाम भी वही रखे थे, नाम भी सेम रखे थे, मुलजिमों के नाम, बाकी जो कुछ था उनका नाम। आपका नाम वो रखा था उन्होंने, शमशेर सिंह परिहार? नहीं, मेरा नहीं रखा था। अच्छा, आपने लेकिन change बाकी किया था? बाकी हाँ बाकी का वो same रखा था? हाँ बिल्कुल, बाकी का सेम रखा था। अच्छा। और एक ऐसा केस है कि जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, एक ऐसा मुलजिम था जम्मू में कि वो तक उत्सुक था कि उसको पकड़ना। वो किसी ने नहीं किया था, वो शमशेर सिंह परिहार ने किया था। तब मैं प्रोफेसर था जी। तो एक आदमी यहाँ पर था, आजकल वो बड़ा आदमी है। अच्छा, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में है। हाँ, पॉलिटिक्स में तो बड़ा आदमी है, लेकिन तब नहीं था। जी जी ये बड़े आदमी हमारी वजह से बने हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले क्या होते थे, पहले कुछ भी नहीं होते थे। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको वो इतने पंगे करता था, बड़े ज़बरदस्त पंगे करता था वो, काफ़ी ज़्यादा। उन दिनों एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई थी जम्मू में 6 महीने की। अच्छा।
6 महीने चली थी स्ट्राइक ज़बरदस्त, उसको स्पीयर हेड करता था वो। तो शेख साहब थे, शेख अब्दुल्ला उस टाइम चीफ मिनिस्टर, वो डीजी थे पीर गुलाम सिंह शाह। तो डीजी तो इंटरेस्टेड थे उसको पकड़ने में, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी इंटरेस्टेड था, लेकिन उसको पकड़ता कोई नहीं था। कई चांस मिले पुलिस को, लेकिन पुलिस इधर उधर कर जाती थी, पकड़ता नहीं था कोई उसको। तो फिर जब टास्क मुझे दिया तो मैंने उसको पकड़ लिया। वो क्या नाम है, कोई 4-5 किलोमीटर चेज़ करके। वो फिज़िकली बड़ा तगड़ा था, वो फिज़िकली मैं भी तगड़ा था। हाँ, तो 4-5 किलोमीटर चेज़ करने के बाद उसको फिर पकड़ लिया नानक नगर में। गांधीनगर से भागे और नानक नगर लास्ट में पकड़ लिया। और फिर वहाँ से लाया पकड़ कर। तो उस पर क्या नाम है, फिर चीफ मिनिस्टर मुझे घर पर बुलाया था। हाँ, शाबाशी दी जम्मू में। अच्छा, शेख साहब ने घर पर बुलाया, शाबाशी दी थी। बिल्कुल। एक ऐसा चीज़ है सर, पूरे आप जम्मू कश्मीर और उसी केस पर स्पेशल क्लास सर्टिफिकेट मिला था मुझे। आपको सर्टिफिकेट? हाँ बिल्कुल। एक ऐसी बात करेंगे हम पूरी जम्मू कश्मीर की। जम्मू में हर जगह पे आपने अपनी ड्यूटी निभाई है, एक्सेप्शन श्रीनगर। हाँ, एक्सेप्ट श्रीनगर। क्या रीज़न रहा आपका जो आप श्रीनगर में आपकी पोस्टिंग हुई नहीं आपके पूरे 34 साल के करियर में? हम काम को देखते थे ना, कि एक जगह अच्छा काम किया तो दूसरी जगह भी करेगा, दूसरी जगह अच्छा काम किया तीसरी जगह भी करेगा। वो यही पुलिस स्टेशन थे जम्मू में। अच्छा। एक जगह दूसरे में तीसरे में। तो मेरा जो SHO रहा ना मैं, तो मैं अपने, अब तो अर्स्टवाइल जो स्टेट है हमारी J&K, तो इसमें मैं पहला SHO हूँ जिसको मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेडल दिए। इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, तो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। ये किसी SHO को मेरे अलावा आज तक नहीं मिला था, और न आइंदा मेरे ख्याल में मिलने की उम्मीद है। ये आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। गैलेंट्री जो अवार्ड है जो आपको दिया गया है, उसमें जो है आपने हमें बताया था कि उसमें इसकी ट्रेन की सर्विस। हाँ, उसमें गैलेंट्री अवार्ड में ये होता है कि ट्रेन AC क्लास में अलॉन्ग विद 1 कंपेनियन फ्री है थ्रू आउट लाइफ। और एयर में 75% कंसेशन। 75% कंसेशन, हाँ बिल्कुल। पूरी आपकी लाइफ, पूरी आफ्टर लाइफ। हाँ, पूरी जम्मू में जितने भी थाने हैं आपने ड्यूटी करी। हाँ। आप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से है, पलमड़ से है। आपकी वहाँ पोस्टिंग कब हुई थी? बाद में आपकी वहाँ आप एज SHO वहाँ गए थे? हाँ, मैं 98 में गया था एज SHO। 2000 तक रहा हुआ मैं। 2 साल रहे वहाँ? हाँ, 2 साल। तो जैसे आप 98 की बात कर रहे हो, 98 में अगर मैं किश्तवाड़ को देखूँ तो टेररिज्म काफ़ी था, उसके अलावा कुछ नहीं। काफ़ी था। तो कैसे रहा वो एक्सपीरियंस आपका? क्या क्या काम आपने किए वहाँ पे? हमने बहुत सारे क्या नाम है ऑपरेशंस किए वहाँ पर। काफ़ी दूर जगहों पर गए, जंगलों में गए, कहाँ ने, यहाँ छात्रों साइड, और क्या नाम है इधर पलमाड़ साइड, हर जगह पर काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने। ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपने किश्तवाड़ में किया? हमारे भी आदमी कुछ मारे गए। तो एक सिपाही हमारा था पलमाड़ में मारा गया, एक SPO था धरापशाला में मारा गया, और भी कुछ थे। तो उसके बाद हमारे भी सोर्सेज जगह जगह होते थे ना इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए। हम इंटेलिजेंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, ऐसे थोड़ा पता चलता है। नहीं, ऐसे नहीं तो हमें पता चला कि ये सरथल में इनकी मूवमेंट होने वाली है। अच्छा। हाँ, वो फिर ये किश्तवाड़ में आकर कोई वारदात करने वाले हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हम वहाँ गए, हम छुप गए वहाँ पर। हमने नाका लगाया तो ये आगे तो फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो 4 के 4 ही मार दिए, 4 के 4 ही मार दिए वहाँ पर। 4 के 4 मार दिए? 4 के 4 ही मार दिए। तो वहाँ पे पुलिस की कोई कैजुअलिटी वगैरह वहाँ पर नहीं हुई? नहीं, पुलिस की नहीं। मतलब आपने जो वो पुलिस भी थी, आर्मी भी आई थी। अच्छा। हाँ, तो सबसे अच्छा काम हमारे SPOs ने वहाँ पर किया। अच्छा, जो वहाँ पे जो SPOs ने अच्छा किया। बिल्कुल। SPO जो लड़के हैं ना जी, ये क्या नाम है, पहाड़ दौड़ते चढ़ते। हाँ,
है ना। काफी फारफ्लंग एरिया से ये लोग होते हैं ना, हाँ। जिनको पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल, होता है और ये दौड़ते बड़ी दौड़ते फुर्तीले होते हैं, हाँ। काम करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा फिजिकली ज्यादा फिट होते हैं। इस तो रिटायरमेंट के बाद मैं हमारे एक डीजी होते थे यहाँ पर ना J&K में, जी जी। RV राजू, राधा विनोद राजू साहब, जो बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डीजी रहे, फर्स्ट डीजी। अच्छा। ही वॉज द फर्स्ट डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आप रिटायर हो गए हो, तो आपकी सारी लाइफ हेक्टिक रही है हाँ बिल्कुल। है ना, कभी आराम किया ही नहीं, नहीं किया आपने कभी यार। तो अब मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद भी आप चुपचाप तो बैठ नहीं सकते हो, हाँ। तो क्या करोगे आप? मैंने कहा सर बताओ आप। फिर उन्होंने बोला मुझे क्या नाम है, प्राइवेट डिटेक्टिव्स अच्छा। और इन्वेस्टिगेशंस का काम ओके। ये करो आप। तो उन्होंने फिर मुझे क्या नाम है वहाँ पर दिल्ली में चेयरमैन जो है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया, उनसे मिलाया। तो उनसे मिलने के बाद क्या नाम है, फिर उनसे हमने बातचीत की, तो फिर हमने भी यहाँ पर अपनी फर्म रजिस्टर कराई, यहाँ पर मास्टर सिक्योरिटी डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, जम्मू में J&K में जी जी। फर्म रजिस्टर कराई। और तब से हम क्या नाम है एक डिटेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट डिटेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। वो लोग आते हैं हमारे पास। डिटेक्टिव्स का काम जो है ये बड़े बड़े घरों की बात होती है, बड़े बड़े घर जो होते हैं ना सिविल सोसाइटी में, अफसरों में, बड़े बड़े क्या नाम है जो ये लोग हैं। तो हमारी दुनिया का सेटअप ऐसा है कि क्राइम हर एक के साथ होता है, लेकिन अगर मेरे साथ अगर कोई क्राइम होता है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं सबको बताऊँगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ गया जी, मैं थाने में भी जाऊँगा रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन बड़ा आदमी जो है, सिविल सोसाइटी का बड़ा आदमी, अफसरों में बड़ा आदमी, ब्यूरोक्रेट्स में बड़ा आदमी, जजेस में बड़ा, ये जो बड़े आदमी हैं ये इनके साथ भी होता है कुछ न कुछ, लेकिन ये किसी को बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो आप जैसे चैनल वाले आएंगे इनके पास पूछने के लिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, ऐसा हो गया आपके साथ, आपको क्या महसूस हो रहा है, वो क्या जवाब देगा। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, कि वे पता करना चाहते हैं कि ये कौन कर रहा है, कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है, और अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे जैसे आदमी उनको चाहिए, जिन पर फेथ हो कि वो सीक्रेट लूज़ नहीं करेंगे, काम भी करेंगे, सेक्रेसी भी लूज़ नहीं करेंगे। तो मुझे बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, और हमसे काम कराते हैं। खासकर क्या नाम है, सपोज़ कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी, इंडस्ट्री में पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का आप में झगड़ा हो जाता है, तो वो एक दूसरे को पता करना चाहते हैं कि भाई किसकी एक्टिविटी क्या है, तो फिर हम उसका पता करते हैं। पीछे क्या नाम है, हमें स्टेट के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने मुझे बुलाया, काफ़ी बड़ा ब्यूरोक्रेट था, तो उसको अपना पर्सनल काम था कुछ, तो उस काम के लिए मुझे भोपाल जाना पड़ा। हाँ, 5-6 दिन में 6-7 दिन वहाँ रहा, वो काम कर लिया, वो काम करने के लिए आ था आगे वापस। हाँ, ये एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है, हर एक पुलिस वाला ये काम नहीं कर सकता, ये एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक केस की आपको और बात बताऊंगा मैं बख्शीनगर में था SHO, तो डाके पड़ने लगे, डकैतीज़ बैंकों में, क्या नाम है ये क्या नाम है, पेट्रोल पंपों पर, एक्साइज शॉप्स पर डाके पड़ने लगे, पता नहीं चलने लगा कौन कर रहा है। बाद में उन्होंने एक डाका मारा जानीपुर में, जानीपुर हमारा इलाका था बख्शीनगर का ना, जानीपुर में बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस साइड था वो, वहाँ पर डाका मारा और 2-3 आदमी उन्हें ज़ख्मी कर दिए। तो उनके पास वेपन शपन भी थे, जितना पैसा था सब लूट कर ले गए। तो एक कस्टमर था, तो उसने एक डकैत को देखा था अच्छी तरह से, उसका मुंह खोला था, तो वो कहता जी इस किस्म की शक्ल थी उसकी, जैसे आजकल बनाते हैं ना, ये क्या नाम है, तस्वीर बनाते हैं, डिजिटल स्केच बनाते हैं, तब उन दिनों वो सिस्टम था ही नहीं। उन दिनों वो सिस्टम था ही नहीं। हमने क्या किया कि इसको, जिसने जो कस्टमर था ना, इसको हमने लिया साथ में, यहाँ पर एक
पकड़ उधर क्या नाम है, जैन बाज़ार के नीचे जब जाओ ना ऊपर ढक्की में, जी जी। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ पर एक एक पेंटर होता था, अच्छा बड़ा मशहूर पेंटर होता था, अच्छा अच्छा अच्छा। देवराज या कुछ नाम था उसका। तो हम उसको कस्टमर को उसके पास ले गए, उसने उसको बताया कि इस किस्म का था वो डेकाइट। अच्छा, तो उसने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी, उस पेंटर ने। पेंटर ने। एक बनाए तो दिखाए कस्टमर को कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए। कोई 50 तस्वीरें हमने बनाई। कितनी? 50 तस्वीरें बनाई थी, एक मिल गई। अच्छा, उनमें से तस्वीर बनाई, एक मिल गई। अब एक मिल गई तो कहाँ ढूंढें उसको? तो हमने क्या किया कि उसकी कापियाँ शापियाँ निकाल कर ना, तो जगह जगह जितने सरपंचेस हैं उनके पास भेज दिया एक एक फ़ोटो। अच्छा, तो आखिरकार स्वांखा मोड़ एक जगह है, बिल्कुल बिल्कुल है। वहाँ के सरपंच ने एक दिन हमें बताया कि हाँ जी इस शक्ल का आदमी इधर है, अच्छा, विजयपुर। हाँ हाँ, बदमाश है, बदमाश है। हमने उसको रात को पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ के इंटरोगेट किया। अच्छा, बड़ा टफ था वो, बहुत ज़बरदस्त टफ था। इंट्रोगेशन में भी कई लोग नहीं मानते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आखिरकार वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो फिर हमने 6 आदमियों का ग्रुप पकड़ा वो, जिसमें कोई 5 थे पंजाबी, 5 थे, जिनमें 1-2-3 मिलिटेंट थे, 2-3 मिलिटेंट थे उनमें। मिलिटेंट भी? हाँ, उनको हमने पकड़ लिया, फिर उनका केस चला, काफ़ी देर चला केस। हाँ, तो ऐसे ऐसे थ्रिलिंग केस थे जो हमारे टाइम पर। आपके या टाइम? हाँ, सर, जिस टाइम आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो अभी का पुलिस डिपार्टमेंट, कितना फ़र्क दिखता है आपको उसमें और आजकल के टाइम में? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे टाइम में ना प्रोफेशनल पुलिस थी। अब मैं नहीं कहता हूं कि अब प्रोफेशनल पुलिस नहीं है, लेकिन उतनी प्रोफेशनल पुलिस अब नहीं है जितनी पहले होती। जितनी पहले थी। बहुत प्रोफेशनल पुलिस थी, काफ़ी प्रोफेशन था उनमें। एक केस में की आपको बात सुनाऊं मैं कि एक ट्रिपल मर्डर हुआ, तो मौके पर क्या नाम है, तब क्या था, तब सलाहतिया साहब होते थे एसएसपी जम्मू, अच्छा, और चौधरी साहब थे डीआईजी। तब क्या होता था कि जब सेंसिटिव केस होता था, ये अफसर सारे एसएचओज को बुलाते थे वहाँ पर। तो हम भी गए, तो मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल था। तो मुझे डीआईजी साहब बोलते हैं कि कहते यार तेरे हेड कांस्टेबल क्या कर रहा है, बेवकूफ़ है। मैंने देखा कि हेड कांस्टेबल क्या कर रहा है, वो मौके पर एक चप्पल रह गई थी। अच्छा, किनकी? कल्प्रिट्स की। कल्प्रिट्स। तो हेड कांस्टेबल था, उसका था मेजरा सिंह, वो उस चप्पल को सूंघ रहा था। अच्छा, क्या कर रहा था? सूंघ रहा था। सूंघ रहा था। मुझे भी बुरा लगा क्यों सूंघ रहा है। तो मैं गया फटाफट उसके पास, मैं भाई अफसर देख रहे हैं तो तू कर क्या रहा है? कहता है जनाब मैं ठीक हूँ, अफसर ही ठीक नहीं है। मैं वो कैसे? कहता है जनाब जिसकी ये चप्पल है ना, इसने रात को मछली खाई है। मैं कहा भाई कैसे? वो कैसे? कहता आदमी जो खुराक खाता है ना, पसीने के रास्ते वो पैर में चली जाती है, उसकी हूबहू जो खुशबू स्मेल है ना, वो बूट या चप्पल में चली जाती है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस आदमी ने रात को मछली खाई है। मछली खाई। तो उस पर हमने ट्रेस किया, इधर उधर रेडी वाली थे, मछली कौन किसने ली थी, क्या ली थी, पता लगा, ट्रेस हो गया। वाकई खाई थी उन्होंने मछली, और उन्हीं में से एक ही चप्पल थी। ये हेड कांस्टेबल ने ये हाँ, हेड कांस्टेबल ने, खोजी थे, डिटेक्टिव थे ना, जी जी जी। अनपढ़ था वो, लेकिन डिटेक्टिव था, प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल था, डिटेक्टिव था, खोजी था। और उसने क्या नाम है, ये उसकी एक उस चीज़ की वजह से ये मसला हल हो गया। एक मसला हल हो गया। बड़ा मसला। बहुत- तो ऐसे केस होते थे। अभी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। अभी ऐसे देखें ना, एक यहाँ पर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन ये होता है कि जब कोई हीनस क्राइम हो जाता है ना, हीनस क्राइम, तो वहाँ पर पुलिस, क्राइम में दो बातें होती हैं। एक होता है मॉडस ऑपरेंडी, एक होता है मोटिव। मॉडस ऑपरेंडी हो गया कि भाई जिन्होंने कल्प्रिट्स हैं, परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम, हाउ दे हैव कमिटेड द क्राइम,
उसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी, कि तरीका वारदात क्या है, क्या? अगर उन्हें वारदात की इसका तरीका क्या है। और मोटिव, कि वारदात करने के पीछे इनका मोटिव क्या है, ओके। मकसद क्या है, क्यों किया इन्होंने, किस रीजन से किया? क्यों उन्होंने किया। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो होता है उसने क्या करना है कि मौके से क्या करना है, ये दो चीज़ें उसने ढूंढनी है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या था और मोटिव क्या था, और तीसरी चीज़ भी ढूंढनी है कि जब कल्प्रिट्स मौके पर आए वारदात की तो कोई ना कोई चीज़ वो पीछे छोड़ गए। ये होता है कि भाई जब दो चीज़ें आपस में मिलती है ना, तो जब ये मिलाए हम दो चीज़ें, जब ऐसे करेंगे तो इसका कुछ तो कुछ यहाँ होगा तो इसका कुछ तो कुछ यहाँ होगा। जैसे कल्प्रिट मौके पर आते हैं वारदात करते हैं तो उनका कुछ तो कुछ मौके पर हो गए रह जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड। ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड। इन्वेस्टिगेटर का अफसर ने वो ट्रेस ढूंढना है, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने वो ट्रेस ढूंढना है। क्या होगा कि सपोज वारदात होगी, क्रिमिनल्स ने क्राइम किया ना क्राइम, तो हम बोलते हैं जब हम मौके पर जाते हैं ना तो हम मौका देखते हैं, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम IO हैज़ टू फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स: मॉडस ऑपरेंडी, मोटिव एंड ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड द एक्यूज्ड। ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड, ये तीन चीजें। हाँ, इससे क्या, तीन चीज़ों को क्या करेंगे। सपोज ये एक दरिया है, दरिया के इस साइड पर क्राइम हुआ, दरिया के इस साइड क्रिमिनल है, ठीक है नहीं, पता नहीं कौन है लेकिन है ना। तो दरिया के इस साइड से इस साइड जाना है तो यहाँ पर एक पिलर देना पड़ेगा, एक पिलर यहाँ देना पड़ेगा। जो पिलर यहाँ देना पड़ेगा उसका जो मटेरियल है वो भी एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम से मिलता है। उस पिलर का नाम क्या है, मॉडस ऑपरेंडी, उस मटेरियल का जिससे वो पिलर बनेगा। दूसरा पिलर यहाँ बनाना है, वो मटेरियल भी मिलता है एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, क्राइम सीन से। वो जब वो मिल गया तो दूसरा पिलर इधर से बन गया। अब क्या देना है, ऊपर से छत देना। गाड़ी निकाल, तफ्तीश की, अकेला तफ्तीश ही नहीं जाएगा, तफ्तीश की गाड़ी ले जानी है, तफ्तीश की गाड़ी यहाँ से चलानी है और वहाँ पहुँचानी है। तो जो छत लगेगी वो है ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड। जो ट्रेसेस उसने पीछे छोड़े होंगे, अगर IO उतना होशियार है और उसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो उस ट्रेसेस से वो छत पड़ेगी। और फिर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर गाड़ी लेकर, तफ्तीश की गाड़ी वहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा और क्रिमिनल को पकड़ेगा। तो ये यहाँ एक जानीपुर में, यहाँ क्या नाम है, एक इंजीनियर रहता था यहाँ पर, उसका नाम था कुलदीप सिंह। तो उसके इन-लॉज से तालाब तलब में, तो वहाँ पर उनकी शादी थी, तो सारी फैमिली गई थी शादी में। ये रात को बाकी फैमिली वही रही थी, आया वापस, यहाँ जानीपुर में रहता था। ये जब वापस आया तो दूसरे दिन जब गया नहीं ना, 11-12 बज के तो नहीं गया। घर वालों को प्रॉब्लम ये हो गया, परेशानी, भाई क्यों नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठाने लगा। ये वापस आए घर में तो देखा कि वो बेड पर खून में लथपथ पड़ा है, मर्डर किया गया। हाँ, वो मर्डर किया गया। तो हम गए मौके पर, बारिश हो रही थी, मौके पर गए तो अब ये तीन चीज़ें ढूंढनी है। मौके से कौन सी चीज़ें ढूंढनी है, मॉडस ऑपरेंडी, मोटिव एंड ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड। बारिश हो रही है, ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड, मॉडस ऑपरेंडी ये है, मॉडस ऑपरेंडी है कि उसको मतलब जो ये बलंट वेपन से मारा था, बलंट। वहाँ एक आ रहा था साथ में, वहाँ से लकड़ियाँ उन्होंने उठाई थी और लकड़ियों से मारा था। और क्या नाम है, लोहे की राड से मारा था, बहुत वो तगड़ा था काफ़ी, इतना ज़्यादा मारा था उसको। तो अब मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसको लोहे की राड से मारा है ना। मोटिव क्या है, मकसद क्या है, लूट पाट करनी।
अलमारियाँ टूटी हुई थी, सब कुछ जो कुछ अंदर था सब ले गए थे। लूटपाट पे आ गए। लूटपाट हो गए, माटी हो गया, लूटपाट, मार्टस ऑपरेंडी की लोहे की राड और लकड़ी। अब ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड कहाँ से आएंगे? बारिश हो रही है, फुटप्रिंट नहीं मिलेंगे, फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलेंगे। तो लेकिन ढूंढना है। हमारे एसएसपी थे तब आरबी राजू, तो वो क्या नाम है बड़े पर्टिकुलर थे इन केसों में ना, हिनस क्राइम्स में। तो वो कहते थे कि जब तक ना ट्रेस मिलेगा आप वापस आओ ही नहीं, मेरे 4 दिन रहो मौके पर, वापस नहीं आओ। हाँ, आखिर हमने एक ट्रेस ढूंढ लिया। जब उनने दरवाज़ा खोला ना, लकड़ी का दरवाज़ा था, तो लोहे की राड डाली दरवाजे में। वो लोहे की राड आगे से चपटी थी, कूट कर बनाई थी चपटी, पीछे से पॉइंटेड। ये जो बर्गलर्स होते हैं, बड़े तगड़े तगड़े जो बर्गलर्स होते हैं ना, बड़े बड़े गैंग्स, ये गाड़ी का एक्सल लाते हैं, उसको आगे से कोट कर चपटा करते हैं ऐसे, और पीछे से पॉइंटेड बनाते हैं। पॉइंटेड जो होता है वो ईंट निकालने के काम आता है। एक ईंट जब निकलती है ना दीवार से, बाकी अपने आप ही निकल जाते हैं। तो जो चपटा होता है वो चपटा डालते हैं दरवाजे में, दरवाज़ा अंदर से बंद है, चपटा एंड इधर से डाला, जोर डाला। फिजिक्स में एक है व्हील एंड एक्सल फार्मूला, है ना। अच्छा, उस फार्मूले पर अगर जाओ तो वो जितना लंबा होगा उतना कम जोर पड़ेगा। तो वो क्या नाम है, जोर देकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया उस चपटे से, राड का चपटा इधर डाला, उससे खोला। जब खोला तो लकड़ी है दरवाजे में, चौकाट वगैरह लकड़ी है, लकड़ी पर उसके इम्प्रेशन लग गए। किसके? उस इंस्ट्रूमेंट के जो चपटा था आगे से, उस चपटे के वहाँ पर लगे दाग, लगे प्रिंट्स लग गए, 2 4 5 जगह प्रिंट्स लग गए। अच्छा, दिस वाज ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द एक्यूज्ड, और कुछ नहीं था। लेकिन ये भी उन्होंने छोड़ा ना, था। मैंने उस दरवाजे को काटा और वो चीज़ अपने पास प्रिजर्व रखी, और फिर हमने लोग पकड़ने शुरू कर दिए, बर्गलर्स वे बदमाश वगैरह पकड़ने शुरू कर दिए। एक जगह जब हमने रेड किया तो वो राड मिली। उस राड को जब लाया और उस लकड़ी के साथ देखा, वो बराबर मैच कर गया, है नहीं। फिर लेबॉर्ट्री में भेजा, लेबॉर्ट्री वालों ने कहेगा जी ये दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिसका ये इंप्रेशन यहाँ लगा हुआ है, दिस इज़ द सेम इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो फिर क्ल्यू मिल गया तो पकड़ दिया लोगों का, तो केस ट्रेस हो गया। ऐसे मतलब ऐसे केस आपने जो है सॉल्व करे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारे पुलिसमैन होते हैं, उन तक आपका क्या मैसेज आपकी ओर से? जो नए लड़के आए ना पुलिस में, तो पुलिस का काम अगर सही तरीके से किया जाए, ये सोशल सर्विस है जी, पुलिस का काम है सोशल सर्विस। इससे बड़ी सोशल सर्विस क्या है? और बहुत तो इससे बड़ी इबादत भी कोई नहीं है। सोशल सर्विस से बड़ी इबादत कोई नहीं, ठीक है नहीं। तो अगर सही मज़ा लेना है पुलिस सर्विस का, जितना मज़ा इसमें किसी और में नहीं है, ठीक है नहीं। मोटिवेशन होनी चाहिए, अडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, हर चीज़ एक इन्वेस्टिगेटिव अफसर में गहना होता है। तो ये अगर सही मज़ा लेना पुलिस सर्विस का, तो क्या नाम है, दो तीन चीज़ें, ज़माना पता नहीं कैसा आगे आएगा कैसा नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा क्या करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था कि भाई पुलिस में अगर सही काम करना है तो अगर क्या नाम है, ऑनेस्ट नहीं रह सकते हो तुम, कुछ न कुछ खाना पड़ेगा काम चलाने के लिए। क्योंकि पुलिस का काम चलाना तो कुछ पैसे तो होने चाहिए ना साथ में, वो तनख्वाह से थोड़ा गुजारा होता है। तो वो उसको चलाने के लिए क्या नाम है, अगर करना ही पड़ेगा तो 2 चीज़ें नहीं करना। नंबर 1 कि रेप केस में कभी पैसा नहीं खाना। किसमें? रेप केस में कभी पैसा नहीं खाना। नंबर 2 174 की कार्रवाई में कभी नहीं खाना। 174 की कार्रवाई क्या होती है? इनक्वेस्ट बोलते हैं उसको।
इनक्वेस्ट बोलते हैं कि उसको डेड बॉडी एक मिल गई, ओके। ये नहीं पता कि कैसे मारा गया, कैसे मारा या कैसे मारा है। तो टू एसरटेन द काज ऑफ डेथ हम इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं 174 की कार्रवाई। 174 की कार्रवाई, तो 174 की कार्रवाई में पता चलता है कि ये आदमी मरा कैसे, मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, पॉइजनिंग हुई है, क्या हुआ है, मरा कैसे। और उसके बाद फिर केस रजिस्टर करते हैं, प्रॉपर केस, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उसने कहा कि 174 में भी नहीं, न रेप केस में न 174 में, क्योंकि 174 में अगर आप किसी से आप कुछ ले लेते हो तो फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे, फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे और ये केस ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। ऐसा किसी भी कीमत पर 174 में कभी ऐसा नहीं लेना। और मैं इसी फार्मूले पर चलता रहा, इन केसों में कभी ऐसा नहीं किया। और मैंने कहा ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं, ये क्या नाम है, अगर पुलिस की सर्विस मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा मज़ा किसी काम में नहीं। सर, रिटायरमेंट के बाद आपने अपना मतलब एक काम शुरू किया डिटेक्टिव का। अभी तक आपने जो किस्से हमें सुनाए वो इन सर्विस के सुनाए। इतने सारे मेडल्स आपके रिटायरमेंट के बाद है, तो रिटायरमेंट के बाद का कोई किस्सा? देखिए, डिटेक्टिव का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं जी। कि एक बार मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया, जी जी, जम्मू यूनिवर्सिटी का, जी तो उसकी घरवाली भी प्रोफेसर है। जी जी। तो वो आया मेरे पास, मैंने कहा जी फरमाओ क्या काम क्या है। कहता जी हम अपनी लड़की की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। ओके। मैंने कहा एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो मेरे पास क्या लेने आए। हाँ। कहता जी बात है कि वो लड़का जो है इंजीनियर है, अच्छा। तो उसका फादर मेरे पास आया और वो लड़का भी आया घर में। तो कहते उन्हें लड़के के सर्टिफिकेट मुझे दिखाए। अच्छा। क्या दिखाए? सर्टिफिकेट। एज इफ दे वांट टू मेक मी बिलीव कि ये वाकई इंजीनियर है और ये इसके सर्टिफिकेट हैं। कहता मुझे सर्टिफिकेट दिखाने की क्या ज़रूरत है। कहते मैं एक प्रोफेसर, दूसरा मैं पंडित हूँ, तो मुझे शक पड़ गया कि इनको मुझे सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत क्या है। तो लड़का कहीं बेंगलोर में काम करता है, तो आप मुझे पता करके दो जी ये क्या असलियत क्या है। ये काम है डिटेक्टिव का अब शुरू होता है। जी 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 जी। तो मैंने कहा मैंने अपना एक इंस्पेक्टर भेजता हूँ यहाँ से बेंगलोर में, तो वहाँ पता करते हैं कि क्या करता है लड़का। तो कहता नहीं जी आप खुद जाओ, मैं आपके लिए एयर टिकट करूँगा, वहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी करूँगा, सब कुछ करूँगा मैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों प्रोफेसर हैं और घर से भी अच्छे हैं, हमें कोई, लेकिन हमें आप खुद ही करो। आपके बारे में मैंने सुना है तो, लेकिन आप खुद जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं चला गया वहाँ पर मैंने जब पता कराया ना, तो पता कराया तो क्या नाम है, वो जो लड़का था वो सेल्समैन था एक दुकान पर। वो कोई नहीं था, क्या नाम है, क्या इंजीनियर वगैरह कुछ। जो सर्टिफिकेट थे वो फेक थे। वो किसी फेक, वहाँ बाहर आप जाओ ना जम्मू से बाहर, तो फेक यूनिवर्सिटीज़ बड़ी मिलेंगी, तो वहाँ से बना था वो। तो हमारे एक एसएसपी होते थे जम्मू, लांगू साहब, के लांगू। अच्छा। तो वो तब चले गए थे राह में। अच्छा। वो थे उधर बेंगलोर में। अच्छा। साउथ इंडिया में। अच्छा अच्छा। तो मैं उनसे बात की जी। वो मुझे बड़ा चाहते थे, ज़बरदस्त। कहता तू इधर भी आ पहुँचा। मैं जी आज ही इधर भी आ पहुँचा। वे क्या बात है, कहते हंसने लगा। कहता ठीक है मैं एसएसपी से बात करूँगा। उन्होंने वहाँ के एसएसपी से बात की, रेड करवाया। वो जिस यूनिवर्सिटी के वो थे ना डॉक्यूमेंट्स, जी जी, उसका दफ्तर एक टी स्टॉल में। वो यूनिवर्सिटी से एक आदमी हुआ था डिसमिस, सुपरिटेंडेंट, उसको पता था सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, वो स्टैंप्स कैसे होती हैं, सर्टिफिकेट कैसे, वो बनाता था। उसने वही काम शुरू कर दिया। हाँ, वो बेचता था वो सर्टिफिकेट बना। तो हम आए वापस, तो मैंने प्रोफेसर को फ़ोन किया, मैंने कहा मिठाई का डब्बा भी लाना साथ। वो आया वो बेचारा। मैंने कहा आपको मुबारक है, आप बच गए हो, ठीक है नहीं। वो लड़का साला मैट्रिक पास है कुल, और क्या नाम है, कोई इंजीनियर नहीं, वो सेल्समैन है। ये बदमाश, बाप भी उसका बदमाश है, ये बदमाशी की उसने। अगर ये आपकी फैमिली में एंटर हो जाते ना, इन्होंने आप दोनों को बाहर निकाल देना था, ठीक है नहीं। तो अब आप ये ख्याल दिमाग से छोड़ दो, ऐसे लोगों के पीछे नहीं चलना, अपनी कम्युनिटी में करो आप। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अब मतलब जैसे मैं ICICI प्रूडेंशियल का कंसल्टेंट भी हूँ,
एक तो हमारी फर्म है ना जी जी जी। जो डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, इसके अलावा मैं ICICI प्रूडेंशियल का ये हूँ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट हो। तो एक केस हमने ये ICICI प्रूडेंशियल का किया कि एक आदमी है, फौजी भगोड़ा है वो, तमीन शाह उसका नाम, श्रीनगर का। कुपवाड़ा का, अच्छा। कुपवाड़ा का। उसने अपने एक पॉलिसी ली ICICI प्रूडेंशियल की लाइफ इंश्योरेंस की, और नॉमिनी रखा मदर को। तो प्रीमियम भी अच्छा खासा दिया था, और वो रकम भी बड़ी काफ़ी ह्यूज रकम थी। तो एक एक्सीडेंट हुआ कुपवाड़ा में, तो पता चला जी वो उसमें मर गया। ओके। तो वो पैसा किसको मिला? नॉमिनी को। नॉमिनी को, एथोराइज हो, मदर। नॉमिनी को, हाँ नॉमिनी को मिला। 2-3 साल के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, एक पॉलिसी और ली गई, और उसमें नॉमिनी रखा गया फादर को। तो एक एक्सीडेंट हो गया बनहाल में, तो उसमें फिर वो शो हो गया, मर गया। पहले एक ही बंदा? हाँ, पहले कब मरा? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा में। फिर अब कहाँ मरा? अब मरा बना- बानिहाल में। अच्छा, पॉलिसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, सारा कुछ। जो जो लगता है ना, सब बनाए फेक और सब भेज दिए। जो बनहाल वाला है, बनहाल वाला डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ, वो बिल्कुल असली। मैंने CMO को पकड़ा, BMO को, हाँ। बनहाल वाले को। मैंने इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन मैंने की। हाँ। मैं कुपवाड़ा भी गया, मैंने डॉक्यूमेंट्रीली साबित कर दिया कि ये आदमी मरा नहीं, ये जिंदा है। कैसे डॉक्यूमेंट्री साबित कर दिया? रिसेंटली 1 साल पहले उसके खिलाफ एक पर्चा लगा लोकल थाने में, उसने एक लड़की को छेड़ा था, अच्छा। तो उसके खिलाफ पर्चा लग गया। लग गया थाने। उससे ऑथेंटिक प्रूफ और क्या हो सकता है? वो तो कुछ नहीं। है ना? दिस दैट प्रूव्स, दैट FIR प्रूव्स दैट ही इज अलाइव, He's alive। ही इज अलाइव। अच्छा, BMO को मैंने पकड़ा, मैंने कहा तूने पोस्टमार्टम डेथ सर्टिफिकेट जिसको दिए, ये आदमी जिंदा है, जिंदा है, तूने कैसे दी? तूने कैसे दी? और ये पॉलिसी का पैसा ले गया, तो ये कल CBI में केस चलेगा, तो तुम्हें तो पकड़ कर दिल्ली ले जाएंगे, तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। तो फिर उसने पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा देख, मैं विजिलेंस में भी रहा हूँ, क्राइम में भी रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का सारा पता है। कल ऐसे CBI वाले आएंगे तेरे पास, तो तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और जब CBI वाले यहाँ आएंगे तो तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग भी नहीं होगी, तुम्हारी पोस्टिंग होगी कहीं और जगह पर। और जगह। और यही जो मुलाजिम तुम्हारे साथ यहाँ काम करते हैं, इन्होंने तुझे उधर देखने दे देना हाँ। रिकॉर्ड की तरफ। इसको तो यहाँ खुद लगाया, तो इसको जो कर सकता है। कहता जी क्या करना है? मैंने कहा देख, इसमें एक जो ये सर्टिफिकेट आपने दिया है ना, डेथ सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा इसके नीचे लिख दे, दिस सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड बाय दिस ऑफिस, दिस इज फैब्रिकेटेड। ओके। है ना? कहता जी वो कैसे? मेरे दस्तखत ऊपर भी हैं, मेरी स्टैम्प ऊपर भी है, तो मेरी नीचे दस्तखत वही से। मैंने कहा देख भाई, ये डिजिटल ज़माना है, एक कुछ भी हो सकता है। आदमी का सिर काट कर दूसरे पर लगाया जाता है, यहाँ कुछ भी हो तो सकता तुम्हारे दस्तखत इधर से इधर नहीं आ सकते, एक कागज़ से दूसरे कागज़ पर। कहते जी आ सकते हैं। मैंने कहा लिख फटाफट, बस मैं वही चाहता था वो लिख दे। है। हाँ। उसने जब वो लिख दिया, वो सारा कुछ खत्म हो गया। फ्रॉड निकल गया, सारा फ्रॉड निकल गया। फिर हमने उसको पकड़ाया, वो 6 महीने रहा अंदर। वो बंदा, हाँ, तो बैंक ने वो रिकवरी करी उसका पैसा? वो चल रहा है केस, अभी भी वो अभी चल रहा है केस, चल किस रहा है। आपका आफ्टर रिटायरमेंट का है, आफ्टर रिटायरमेंट की इन्वेस्टिगेशन है मेरी है। अच्छा। हाँ, उसी बात पर फिर क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर हुआ, क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर हुआ, और रिसेंटली उन्होंने फिर इसका चालान किया है पेश कोर्ट में। तो क्या नाम है, वो पकड़ा गया आदमी, कोई 6 महीने तक तो जमानत उसकी नहीं हुई थी। ये हमारा केस है आफ्टर रिटायरमेंट, काफ़ी देर के बाद। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए, हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्या एक मैसेज है आपका उनके लिए? युवा पीढ़ी के लिए कि यही मैसेज है कि एक टारगेट रखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये बनना है, और उस टारगेट का अचीव करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, पीछे नहीं हटना। मैंने बनना है, ये बनना है, और बनना है मैंने, उससे पीछे नहीं हटना। एक डिटर्मिनेशन, ज़बरदस्त किस्म का डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी बराबर उसकी ट्राई करनी है, ताकि जो टारगेट अचीव करना है उसको अचीव करें। आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में थे, लोग आपसे डरते थे? हाँ, मुझसे डरते थे। देखिए, कौन से लोग डरते थे? जो शरीफ आदमी मेरा दोस्त था, जो अच्छा आदमी वो हमारा दोस्त था, जो बदमाश आदमी था वो मुझसे डरता था। अच्छा। बदमाश आदमी मुझसे डरता था। थानेदार कौन होता है? थानेदार
से भी अगर लोग नहीं डरेंगे तो फिर किससे डरेंगे? सर पर आम आदमी क्यों डरेगा? देखिए मैं आपको बताऊँ ना, आम आदमी जो शरीफ आदमी है ना वो क्यों डरेगा? जी। वो नहीं डरेगा, उसको डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो गलत थोड़ा करता, वो गलत जो करता है वो डरना चाहिए नहीं। वो तो डरना चाहिए। अगर वो नहीं डरेगा तो फिर पुलिस की ज़रूरत क्या है? नहीं वो तो डरना फिर थानेदार की ज़रूरत क्या है? थानेदार जो है ना, थानेदार मस्ट है पंच। थानेदार को पंच होगा तो अगला डरेगा, थानेदार का पंच नहीं होगा तो अगला क्या डरेगा? पर आजकल की आप बात करो तो देखिए मैं आपको बताऊं, अभी यूपी में पुलिस हैज़ गॉट ए पंच, पुलिस हैज़ गॉट ए पंच। पहले पंच नहीं था, पहले पंच नहीं था, पहले पंच नहीं था, नाउ पुलिस हैज़ गॉट ए पंच। अब पुलिस जो मर्जी आती करती है, जो मर्जी, ठीक काम, गलत काम नहीं, ठीक काम जो पुलिस करना चाहती है करती है। और ऐसे ही जो हमारे नए थानेदार हैं, दे मस्ट हैव ए पंच, इन्होंने सारा कुछ चलाना आगे। जी जी। हाँ, अगर इनसे बदमाश नहीं डरेगा तो फिर कौन डरेगा? अगर इनसे मिलिटेंट नहीं डरेगा फिर कौन डरेगा? आम आदमी भी इनसे डरता है आजकल। आम आदमी नहीं डरना चाहिए ना, आम आदमी को डरने की जरूरत ही नहीं है। मगर आजकल इनसे डरता है। वो पुलिसिंग गलत है। वही कहने का जहाँ मतलब है। आम आदमी डरेगा पुलिस से, आम आदमी डरेगा पुलिस से, वो पुलिसिंग गलत है, वो पुलिसिंग ठीक नहीं ना। यहाँ क्या नाम है, एक बार क्या हुआ कि मैं किसी थाने में गया तो काम था कुछ, रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ ना, जी जी। काम था कुछ, ये हमने अपने इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में गया था। अच्छा। वहाँ मैंने एक प्रोफेसर को देखा बाहर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मैंने कहा जी प्रोफेसर साहब आप थाने में क्या कर रहे हैं आप? जी। कहते जी इधर काम था मुझे, तो मैं चलो जाओ अंदर, एसएचओ साहब बैठे हैं उनको बताओ। वो गया तो दस्ती आ गया वापस। मैं क्यों प्रोफेसर साहब, आपने बताया नहीं उनको? कहता जी क्या बताना है, जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट करनी है वो एसएचओ के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, तो मैंने क्या बोलना? अब मैं चला वापस। तो ये ऐसी पुलिसिंग ठीक नहीं, यही चीज मेरे कहने का मतलब। ऐसी पुलिसिंग ठीक जब ऐसी नहीं, पुलिसिंग हो तो फिर ऐसी पुलिसिंग ठीक फिर तो नहीं, जस्टिस होगा ही ना नहीं। फिर जस्टिस नहीं होगा, फिर जस्टिस नहीं ना होगा। ऐसी पुलिसिंग ठीक नहीं, जस्टिस होगा ही नहीं। ये पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। ये नहीं होना कि भाई क्या नाम है, एक क्या नाम है, सपोज बाज़ार में जाते हैं आप, बाज़ार में जाते हैं हम तो रेडी वाले ने बेचारे ने फ्रूट की वो क्या नाम है छापा लगाया, छापा लगाया, छापा लगाया, तो पुलिस वाला जाता है तो उसको और कोई नहीं मिलता है तो चूसी को डंडे मारना शुरू करता है। और उसकी जो ठीक है। रेडी होती है उस पे लात मार के उसका जो पूरा। अच्छा, उसके मुकाबले में फुटपाथ पर दुकानदार का सारा सामान पड़ा है, उसको कुछ नहीं बोल सकता वो, उसको कुछ नहीं बोल सकता वो। भाई तूने क्यों फुटपाथ पर सामान रखा है, तूने एनक्रोचमेंट क्यों की है, उसको कुछ नहीं बोलेगा, छापे वाले को मारेगा अपना पुलिसपन दिखाने के लिए। ये पुलिसिंग ठीक नहीं, यही कहने का मतलब था मेरा। ये पुलिसिंग ठीक आए नहीं, दिन ऐसी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे आती रहती है, तो ऐसी पुलिसिंग ठीक नहीं, ऐसी पुलिसिंग से ये आम आदमी को प्रॉब्लम पड़ती है, प्रॉब्लम करती है आम आदमी को और एक problem। फेथ उड़ जाता है पुलिसिंग के ऊपर से आम आदमी का। हाँ बिल्कुल। और नए जो लड़के हैं, जो थानेदार हैं, प्रोफेशनल बनना चाहिए। पुलिस अफसर का कहना ही है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं। देखिए ना, एक ब्लाइंड मर्डर केस होता है, चोरी हो जाती है, इसके साथ डकैती हो जाती है, ब्लाइंड केस हैं, उनको ट्रेस करने में मज़ा है। उनको आप ट्रेस करो तो फिर देखो कितना मज़ा है, कितना मज़ा है। उसके लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, जरूरी है। उसके लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, आपसे बातचीत करके मजा आया। थैंक यू। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक्स।